करंट अफेयर सीरीज में आज बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन या साफ सुथरा ईंधन या यूं कहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, आधारभूत ढांचे की जरूरत होती है और उससे भी पहले जरूरत होती है ऊर्जा की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही उन्नत और अच्छी होती है अगर वो देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो, ऊर्जा उसको सस्ती उपलब्ध है और सुनिश्चित उसकी सप्लाई है बिना किसी रुकावट के। तो उसी क्रम में आज हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। अभी एक खबर निकली नवंबर महीने में जिसमें भारत के अंदर तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तीसरे नंबर का आयोजित किया गया 11 से 12 नवंबर नई दिल्ली में प्रगति मैदान। वहां पर भारत मंडपम एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस या फिर इस तरीके का आयोजन करने का जो स्थल है भारत मंडपम, वहां पर यह सम्मेलन का आयोजन किया गया और भारत के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके मंत्री जी श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगुवाई की भारत की और यहां पर घोषणा की इन्होंने इंडिया में 4 हाइड्रोजन वैली डेवलप करने की। अब ये हाइड्रोजन वैली क्या है और इससे भारत को क्या लाभ होगा और इसके बैक एंड में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और भारत सरकार उसको क्यों चला रही है, उससे भी पहले हम बात करें ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ताकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट अपने को समझ में आए और भारत समेत पूरी दुनिया के देश इसके इतने ज्यादा क्यों इसके पीछे अपना समय, ऊर्जा, तकनीक सब खर्च कर रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है। अपनी प्रकृति में 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है वो क्या है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम फ्री अमाउंट में पाया जाता है और हाइड्रोजन को इस तरीके से H2 गैस के रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। इसकी प्रकृति ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल है और इसलिए इससे ऊर्जा या हीट पैदा की जा सकती है। अच्छा, इससे ऊर्जा पैदा की जा सकती है लेकिन नेचर में अवेलेबल है नहीं, तो फिर हाइड्रोजन को प्राप्त करके इससे ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? हम एक बात जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर पाया जाता है। जैसे मीथेन है उसके अंदर हाइड्रोजन है, इसी प्रकार जल है H2O उसमें हाइड्रोजन है, या फिर बायोमास जैव ऊर्जा जो जैव भार जिसको कहते हैं, पेड़ पौधों के कट जाने के बाद सूखे हुए बचे हुए अवशेष जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उनमें भी हाइड्रोजन है। तो अब इनमें हाइड्रोजन जो है वो कॉन्जुगेट संयुक्त अवस्था में है और हमें चाहिए हाइड्रोजन फ्री अवस्था में। तो हम क्या करें, हाइड्रोजन को इन सब से अलग कर ले प्योर अवस्था में, तो वो हाइड्रोजन अपने लिए फ्यूल का काम कर सकती है, ईंधन का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि इससे अपने को क्या मिल सकती है? ऊर्जा। और ऊर्जा किसी भी देश की इकोनॉमी में पहली जरूरत होती है। इकोनॉमी में ऊर्जा कहां काम में आती है? फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, शिप, एरोस्पेस, सब चीजें इसी पर तो निर्भर हैं। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता हर इकोनॉमी को होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन ऊर्जा के स्रोतों में सबसे प्रमुख है फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब पेट्रोल, डीजल और कोयला। जब इनको हम जला के ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलती है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और ये सारे प्रदूषण फैलाते हैं और ये CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है। कुल मिला के ऊर्जा के स्रोत तो हैं लेकिन इनके जो साइड इफेक्ट है वो हमें परेशान कर रहे हैं। अब इसके कारण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब समस्याओं को हम छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमी को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इकोनॉमी को आगे बढ़ाना तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर क्या करना चाहते हैं? इनकी जगह पर अल्टरनेट एनर्जी सोर्स विकसित करना चाहते हैं ताकि हमें इकोनॉमी के विकास के लिए ऊर्जा भी मिलती रहे और इस तरीके का प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के रूप में ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो। तो हमने अल्टरनेट एनर्जी सोर्स विकसित करने शुरू किए जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर की, फिर हम बात करते हैं विंड की, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, ये सब। लेकिन ऊर्जा का जितना ज्यादा विविधीकरण हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, उतना ही अच्छा है। तो उसी क्रम में अपने को हाइड्रोजन जो है वो एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में दिखता है।
भारत जैसे देश जहां पर फॉसिल फ्यूल की जो है वो पैदावार कम है और डिमांड ज्यादा है, तो हम ऊर्जा के मामलों में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्यूल का, या कोयले का इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो हमें अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी खर्च करना पड़ता है, प्लस डिप्लोमेसी भी उस तरीके से रहती है, दूसरों पर निर्भर है। तो फिर हमारी सरकार का विजन है कि हम सोलर को तो खूब सारा आगे बढ़ा ही रहे, विंड को भी बढ़ा रहे। अब सोलर और विंड के साथ साथ में हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर भी एक्सप्लोर हम अपने आप को करें। अब यह हाइड्रोजन जो प्राप्त किया जाता है उसके लिए जो सोर्स है वो मीथेन हो सकता है, H2 हो सकता है, या और कोई बायोमास हो सकता है। अब इस हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले H2O को, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हमें करना पड़ेगा पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है विघटन, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, और इलेक्ट्रो का मतलब है यहां पर बिजली। तो अगर हमें पानी से हाइड्रोजन अलग करना है तो हमें पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? विद्युत की या बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पहले हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जिसका हम यूज करें इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, अगर ये बिजली हमें मिली है कोयले से या फॉसिल फ्यूल से, कोल से, तो इसका मतलब इसको जलाने के दौरान CO2 निकल चुकी है, इस बिजली को बनाने के दौरान CO2 निकली। अब इस बिजली का यूज करके हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो ऐसे वाली हाइड्रोजन को कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, या कई लोग इसको ब्लैक हाइड्रोजन भी कहते हैं। अगर ये बिजली अपने को मिली है न्यूक्लियर एनर्जी से, परमाणु ऊर्जा से, तो हम इससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होगा इसी को हम कह देते हैं या तो पिंक, या फिर कई लोग पर्पल, या फिर इसको रेड हाइड्रोजन भी कहते हैं। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिली तो फॉसिल फ्यूल से है, लेकिन इस दौरान जो CO2 निकली है इसको हम किसी दूसरे तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं, तो ऐसे वाली जो हाइड्रोजन अपने को प्राप्त होगी उसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। जो नेचर में अपने को हाइड्रोजन मिलती है उसको व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। कई बार ये कलर भी पूछ लिया जाता है कि ब्राउन हाइड्रोजन किसको कहते हैं, पिंक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ब्लू हाइड्रोजन किसको कहते हैं, व्हाइट हाइड्रोजन किसको कहते हैं। एक नाम अपने को और लिखना है इसमें। अगर ये बिजली बनी है सोलर से, विंड से, जिसके दौरान कोई भी CO2 का इमिशन नहीं हुआ है, इससे जो हाइड्रोजन अपने को प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन की। भारत सरकार का विजन है कि हम सोलर और विंड का उपयोग बढ़ा के, इनका प्रोडक्शन बढ़ा के, उससे जो बिजली है उस बिजली से हाइड्रोजन प्राप्त करें, और इस हाइड्रोजन से फिर इससे जितना खर्चा हमने इस हाइड्रोजन को प्राप्त करने में किया है, इससे कहीं ज्यादा ऊर्जा अपने को इस हाइड्रोजन से मिले। भाई 10 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए कमाना, तभी तो कोई मजेदारी की बात है। तो यहां पर सोलर एनर्जी में हमने बिजली बनाई, उस दौरान कोई CO2 नहीं निकली, इससे इलेक्ट्रोलाइसिस किया तब कोई CO2 नहीं निकली, और हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे तब भी कोई CO2 नहीं निकलेगी। तो अपनी इकोनॉमी की ऊर्जा की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी नहीं होगी। तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। आ गई बात समझ? अब भारत सरकार की मंशा है कि ऐसे वाला ग्रीन हाइड्रोजन हम खूब सारा बढ़ाएं, खूब सारा हाइड्रोजन बढ़ाएं, और उसी संदर्भ में ये खबर जो अपने सामने है उसके लिए बात की जा रही है। अब इस खबर में हमने देखा है कि जितेंद्र सिंह जी ने 4 हाइड्रोजन वैली विकसित करने की बात की है, जिनका अगर हम टेक्निकल नाम देखेंगे तो क्या है? हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। ये जो 4 हमने जो तय किए हैं वो क्या है? HVICs, हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। वैली का मतलब यहां पर घाटी जैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या किया जाएगा? देश के 4 हिस्सों में, वो 4 हिस्से कौन से? एक तो राजस्थान अपना, सबसे पहले हम तो राजस्थान का ही नाम ले। राजस्थान में कहा? जोधपुर। दूसरा है कहां पर? अपना महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर। तीसरा है केरल में। केरल में कहां पर? कोचीन में। और चौथा है अपना ये क्या नाम से, उड़ीसा में भुवनेश्वर।
इन 4 जगहों पर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इनोवेशन क्लस्टर या हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जो है वो बनाए जाएंगे। क्या किया जाएगा इनमें? इनमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो साफ सुथरी ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, वो व्यवस्था की जाएगी। उससे ग्रीन हाइड्रोजन बन गया, इसके बड़े लेवल पर प्रोडक्शन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी आवश्यक है वो टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई तो इसको फिर स्टोर यानी कि संग्रहण किया जाए और स्टोर करके इसको जहां पर यूज इसका हो उस यूज वाली जगह पर पहुंचाया जाए, इसका एंड यूज सुनिश्चित किया जाए। मतलब इसके प्रोडक्शन से लेकर के अंतिम उपयोग तक जो भी सुविधाएं हो वो सारी सुविधाएं उस एक जो है वो ग्रीन वैली हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन वैली के अंदर ये सारी क्षमता विकसित की जाएगी। एक नाम आता है इस सब में, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। नेचर में वो सारी जगहें इकोसिस्टम कहलाती है जहां पर जीवन और जीवन से संबंधित सारी आवश्यकताएं अपने आप ऑटो रेगुलेटेड तरीके से पूरी हो सकती है। इकोसिस्टम हम क्लासिकल इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो सिस्टम जिसमें लाइफ के लिए जो भी कुछ आवश्यक होता है वो सारी चीजें वहां पर अपने आप उपलब्ध होती है और वो सिस्टम बिना किसी मानवीय इंटरवेंशन के ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है। तो हम भी ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में उत्पादन से लेकर उपयोग तक जो जो आवश्यकताओं की जो भी जरूरतें पड़ेंगी वो सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो, यानी कि उत्पादन भी अच्छे से हो, स्टोरेज भी अच्छे से हो और एंड यूज भी अच्छे से हो। उसके लिए हम कितनी वैली विकसित कर रहे हैं? 4। उनमें से पहली वैली विकसित कहां होगी? अपने राजस्थान जोधपुर, आईआईटी जोधपुर उसमें भाग ले रही है। ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर राजधानी है, आईआईटी भुवनेश्वर वहां पर उस पे काम कर रही है। पुणे के पास में जगह है, वहां पर ये किया जा रहा है और एक किया जा रहा है कहां पर? कोचीन, केरल के अंदर। ये 4 जगह। इससे क्या होगा? इससे एक तरीके से हम दुनिया के सामने एक मॉडल रख पाएंगे कि हम उसके उत्पादन से लेकर भंडारण, लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन लेकर से उपयोग तक पूरी वैल्यू एडिशन चेन को हम इन 4 वैल्यू को प्रयोगशाला, एक एग्जीबिशन के रूप में लोगों को दिखा सकते हैं कि वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड कंफर्टेबल यूजर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये खबर अपनी बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें सारे में लगेगा खर्चा। इसकी फंडिंग की व्यवस्था क्या होगी? इसकी फंडिंग के लिए किया क्या गया है? अच्छा, फंडिंग से पहले हम इसकी जो कंसेप्ट है ये 4 वैली डिजाइन करने का, वो कंसेप्ट किसने दिया है? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में कितने डिपार्टमेंट है? 3। उनमें से एक है डीएसटी, दूसरा है डीबीटी और तीसरा है डीएसआईआर। उनमें से एक डिपार्टमेंट है डीएसटी। उसका ये कंसेप्ट है वैली स्थापित करने का। इसको क्रियान्वित करने का जिम्मा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लेगा। अब इस 4 वैली को एस्टेब्लिश करने में जो खर्चा आएगा वो आएगा 485 करोड़ रुपए। उनमें से भारत में 2023 से 19,700 करोड़ की लागत से चल रहा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसके तहत पैसे दिए जाएंगे इन 4 वैली को स्टेब्लिश करने में 169.89 करोड़ रुपए। बाकी पैसे जो प्राइवेट प्लेयर हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो सारे इसको इकट्ठा करके लगाएंगे। सरकार की तरफ से भी मदद की जाएगी और प्राइवेट प्लेयर भी इन जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस 485 करोड़ की मदद से ये चारों वैली जो है वो स्टेब्लिश की जाएंगी। उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे पैदा किया जाए, इस वैली में कैसा काम होगा, इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी अपने दर्शा सकते हैं। जैसे पहले हम ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए बिजली बनाएंगे सोलर, विंड या हाइड्रो से। उस बिजली से पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे और उससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे, फिर इसकी सप्लाई की व्यवस्था या तो पाइपलाइन के थ्रू या फिर बड़े बड़े ट्रक में भर के, और फिर इसके एंड यूजर कौन कौन है? गाड़ियां, बसें वगैरह चलेंगी, पानी में चलने वाली शिप या फिर कारें या फ्लाइट वगैरह, सारी इंडस्ट्री, और इसकी सप्लाई भी सब जगहों पर आगे से आगे जो है वो की जाएगी। तो ये इसकी सारी व्यवस्था है। अब इसके बैक एंड में एक अपने दिमाग में जो रह जाती है बात, वो है कि ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या चीज। भारत सरकार द्वारा 2023 में
एक जो है वो शुरुआत की गई ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कि हम बड़े स्केल पर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें, प्लस हमारी यह भी मंशा है कि वो देश जो ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अपने देश में नहीं बना पा रहे, हम उनको एक्सपोर्ट भी करें। कुल मिला के इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करना इस मिशन का उद्देश्य है। शुरुआती इसमें जो बजट है वो रखा गया है 19,744 करोड़ रुपए का। अपना उद्देश्य इस मिशन को पूरा करने का है 2029-30 तक, और इसका एग्जीक्यूशन वही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। इसके अंडर में, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो चलेगा। कुछ पीआईबी पे अपने को स्क्रीनशॉट इसके मिले हैं, उन सब चीजों को भी देखें। 4 पिलर इसके डिसाइड किए गए। 4 पिलर में सबसे पहला कि पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहले सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया, तो इसको लेकर कैसे विकसित किया जाएगा, क्या क्या चीजें, उसके लिए नीति निर्माण, और फिर नीति निर्माण के बाद ग्रीन हाइड्रोजन की प्राइसिंग, मानकीकरण, वो सब करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी जो संरचना है उसका निर्माण। फिर उसके बाद में ऐसी गाड़ियां, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे इंजन सब बनाए जाएं जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलते हो। फिर उसके बाद R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार, कैसे कम पैसे में आसानी से ग्रीन हाइड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए। और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन से कोई अपनी कार चलाना चाहे तो ऐसे फिलिंग पंप होने चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा पैदा करनी है, बिजली बनानी है तो ऐसे पावर हाउस होने चाहिए। वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी। तो ये 4 बड़े पिलर हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। उसके बाद जो टारगेट है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो भी अपन ने देखिए सरकार की वेबसाइट से ही। तो उसमें सबसे पहले टारगेट है भारत सरकार का कि इस सारे प्रोग्राम के दौरान 6 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा हम लगभग 2029-30 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअल प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पे पहुंच जाए 2030 तक। अच्छा, मैट्रिक टन किसको कहते हैं? जो टन होता है उसमें 10 क्विंटल होता है, उसी को मैट्रिक टन कहते हैं। तो मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। तो 5 जो है वो मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हम हर साल पैदा कर पाए 2030 तक। दूसरा, देश में जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी इतनी हो कि उससे बिजली पैदा 60 से 100 गीगावाट की उत्पन्न हो। इसकी वजह से अपना जो ग्रीन हाउस गैस या CO2 का उत्सर्जन है वो 50 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो कम हो जाए, उसको टाला जा सके। साथ में 1 लाख करोड़ रुपए जो अपन बाहर से क्रूड ऑयल और कोयला मंगवाते हैं उसको सेव कर पाएंगे हम अपने ही देश में। बाहर वाले देशों को हम 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, उसके बराबर सेविंग हो जाएगी अगर हम ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को पूरा करते हैं तो। साथ में 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसके जनरेशन की कैपेसिटी हम विकसित करेंगे, और 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर से विभिन्न देशों के FDI के माध्यम से इसमें लगाने का लक्ष्य अपना रखा हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो जैसे जीवाश्म ईंधन है उसके बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम जो हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और वो बिजली किसकी बनी होनी चाहिए? साफ सुथरे, या तो सोलर पैनल से या पवन टरबाइन से या फिर पानी वाली बिजली से। पानी में यानी कि बांध वगैरह से हाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो बिजली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? क्लीन एनर्जी सोर्स से मिली हुई होनी चाहिए, और उससे जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। अब भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के मानकीकरण, भाई कोई हाइड्रोजन पैदा कर रहा है और वो बाजार में बेच रहा है और वो कह दे कि मुझे भाई इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन का ठप्पा चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेशन करने के लिए भारत ने एक रोड मैप भी बनाया है कि उसी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा जिसमें 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने के लिए मैक्सिमम 2 किलोग्राम से ज्यादा CO2 का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए अगर 2 किलोग्राम से ज्यादा CO2 या CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी गई है तो फिर उसको ग्रीन हाइड्रोजन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, वो ब्लू ब्राउन में आ जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए CO2।
कितने हाइड्रोजन पैदा करने के लिए? एक हाइड्रोजन। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किससे पैदा की जा सकती है? पानी से भी, और जो बायोमास फसलें वगैरह जो बच जाती है सूखी, उनसे भी। लेकिन उसकी उत्सर्जन सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए? 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने की, 2 किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने के लिए, इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थोड़े से फैक्चुअल बातें और करें हम। भारत के अंदर 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उनमें से एक बंदरगाह है कहां पर? गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट। एक बंदरगाह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाला जो है उसका नाम है VO चिदम्बरनार। भारत के फ्रीडम फाइटर थे तमिलनाडु से, और इन्होंने समुद्र के क्षेत्र में कुछ बहुत सारी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट वगैरह चलाई थी। तो ये तमिलनाडु से आते हैं, जिनका नाम क्या है? VO चिदम्बरनार। और इन्हीं के नाम के ऊपर एक पोर्ट खोला गया है। और तीसरा है अपना पारादीप, ओडिशा में। इनको ग्रीन हाइड्रोजन हब क्यों कहा गया है? यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एंड यूज, यानी कि जो पोर्ट होते हैं उनके आसपास अच्छी खासी इंडस्ट्री डेवलप होती है। पोर्ट से ही जहाजों का संचालन होता है, और पोर्ट के आसपास ही बहुत सारी एक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगातार हाई एनर्जी डिमांड रहती है। तो 3 पोर्ट के पास में ग्रीन हाइड्रोजन खूब सारी डेवलप करके, खूब सारी पैदा करके, और उससे ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा रही है। और इसलिए इन तीनों पोर्ट को क्या दर्जा दिया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन हब का। इन तीनों में भी सबसे पहले पूछा जाए तो VR चिदम्बरनार वाला जो पोर्ट है वो सबसे पहली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है सितंबर 2025 में। अच्छा, एक चीज पिछले दिनों हमने खबर देखी थी, लेह लद्दाख, वहां पर 5 ऐसी बसें चलाई गई हैं जो हाइड्रोजन से चलती है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। तो NTPC, अपने देश में एक PSU है बिजली बनाने के क्षेत्र में। NTPC ने दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगहों पर ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट, और उससे 5 बसें लेह लद्दाख के क्षेत्र में इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए चलाई है। तो ये सबसे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन से जो है उसकी मोबिलिटी मतलब प्रचालन या परिवहन करवाना, वो परियोजना है। किसने स्टार्ट की है? NTPC ने। और इसके तहत 5 ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का जो वो वहां पर मानकीकरण किया गया है, उनको चलाया गया है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें हैं, उसके लिए वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की फिलिंग की व्यवस्था की गई है, और ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने के लिए सोलर पावर प्लांट भी वहीं पर लगाया गया है। फिर उसके बाद में भारत सरकार कोई भी एक इकाई जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का दावा करती है, तो वही कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने के लिए 2 किलोग्राम से ज्यादा CO2 का उत्सर्जन नहीं हो, वो प्रमाणित करने की, सर्टिफाइड करने की व्यवस्था भी यहां पर जारी की है, शुरुआत कर दी है। उसके बाद में 2-3 फैक्ट और बच जाते हैं इससे संबंधित, उनको पूरा करके, और अब वो हमने डिस्कस कर ही लिया उसका। तो ये इसके सारे हैं। अब लास्ट में इसका सवाल सोल्व करके बताओ, हमने जो इतनी सारी बातें की है उनमें से क्या डी बी क्या आंसर है इसका? अच्छा, कौन सा जो है वो वैली के रूप में नोटिफाई नहीं किया है? किसको नहीं किया है? विशाखापट्टनम को, है ना? बहुत बढ़िया। चलो, कल हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।